हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई। चलो जी, आ जाओ, शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूं मैं। और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं, उससे जस्ट पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। तो वहां पे आपको कोड लगाना है AVS10। लेकिन समझना, अन अकेडमी पे ना ऐसा कुछ नहीं कि कोई इंडिविजुअल बैच की क्या फीस है या इंडिविजुअल टीचर के कोर्स देखने उनकी क्या फीस है। अन अकेडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। वो देखना चाहते हैं आप कितना हो कितना नहीं हो, वो देखो, वो आपके ऊपर है। अन अकेडमी, मान लो आपने SSC का सब्सक्रिप्शन लिया तो SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब का सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या, देखो वो समझाता हूं मैं आपको। इसमें जब आप AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो अराउंड 5850 का पड़ता है, यानी अराउंड 6K। ठीक। अब ये 6000 रुपए जो फीस है ना, ये किसी एक एजुकेटर या किसी एक बैच की फीस नहीं है, कंप्लीट आपके कोर्स की फीस है। मान लो आपने मैथ्स का कोर्स देखना शुरू किया, ठीक है। शुरुआत में आपको 3-4 क्लास में टीचर बहुत बढ़िया लगा रहे, वाह क्या पढ़ा रहे हैं सर तो। लेकिन जब एक चैप्टर हो गया या दूसरा चैप्टर शुरू किया, आपको लगा यार पहला ही चैप्टर बढ़िया पढ़ाया, बाद में तो अब तो ये बिल्कुल रांद काट रहे, मजा ही नहीं आ रहा इसके अंदर तो कुछ भी। तो फिर क्या करोगे? फिर तो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे होगे तो फीस खराब हो जाएगी ना यार आपकी। मान लो आपको वो एजुकेटर नहीं सही लगा, तो आपकी तो फीस गई पानी में। फिर दोबारा नए एजुकेटर की फीस दोगे। उसका मान लो अरिथमेटिक ठीक लगा, एडवांस ठीक नहीं लगा, फिर तीसरे एजुकेटर की फीस दोगे। भैया सब कुछ यही है। आप आराम से अपनी तसल्ली करो, 2-4-5 क्लास लगा के जो आपको 3-4 जो अच्छे लगते हैं उनमें से अपने लिए टीचर चूज कर लो। या फिर मान लो जैसे अरिथमेटिक एक से कर लिया, एडवांस एक से कर लिया। ऐसे इंग्लिश में मान लो ग्रामर किसी की अच्छी लगती है, वोकैब किसी की अच्छी लगती है। कुछ आ रही बात समझ में? तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आप अपनी पसंद से एजुकेटर चूज कर सकते हैं। फिर चाहे कितने भी बैचेस आते रहे, अब जैसे नया बैच आ रहा है जी, 21 जुलाई को ये बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें मेरी क्लास हालांकि 22 से शुरू होंगी। इसमें जो मेरी क्लासेस हैं वो 22 से शुरू होंगी। 22 जुलाई से मेरी क्लासेस शुरू होंगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई CET नाम से बैच आ रहा है, ऑल स्टार्स नाम से बैच आ रहा है, तो आपको बार बार कोई उसकी अलग से फीस पे करनी है। आपने एक बार फीस पे कर दी तो बात खत्म हो गई। ये प्राइस हाइक भी आने वाला है भाई जुलाई में, तो इस हिसाब से अपना देख लेना। अब मैं आपको मेरे बैचेस का बता देता हूं। मेरा जो कंप्लीट इंग्लिश का बैच आएगा वो आएगा जी 22 जुलाई को, 22 जुलाई को। ठीक है। इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन का भी बिल्कुल बच्चों वाली बातों से। नाउन 5 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अच्छा, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, यहां से शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और इसको बढ़िया लेवल तक लेके जाएंगे। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, वेर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे करते हैं, जेरेंड का पैसिव कैसे करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। यहां तक इस बैच को लेके जाएंगे, और विद कॉन्सेप्ट्स, नॉट विद रट्टा। जो भी बच्चे मुझे जानते हैं, देखो यही मेरा ट्रेडमार्क है कि मैं रूल रटाता नहीं हूं, समझाता हूं। 100% का तो वादा नहीं कर रहा, लेकिन 95% रूल आपके लिए लॉजिकल बना दूंगा कि ये लगा तो क्यों लगा। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, क्यों, एक एक चीज को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो भाई, वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो मुझसे पढ़े वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। तब तक क्या करें सर, फिर 22 तक ये बैच आएगा, तब तक क्या करें, तब तक अपनी वोकैब की क्लास देख लो यार। वोकैब का भी बैच चलता है, वो इसके बाद है उसका टाइमिंग। जब भी आपको टाइम मिले अपना वोकैब की क्लासेस देख लिया करो। इसमें ऐसा तो है नहीं पीछे की क्लास नहीं देखी तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। जहां से मर्जी जैसे मर्जी देख सकते हो इसको। इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये बैच आप अटेंड करना चाहते हो तो पहले दिन के पहले सेंटेंस से ही आना। बीच में आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलो जी, कोड है मेरा AVS10, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो भाई। आ जाओ, अपनी आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कल अपना ये सेंटेंस हो गया था, कल की क्लास वो नेटवर्क इश्यू की वजह से हो नहीं पाई थी। ये वाला सेंटेंस अपने को करना था।
बताइए जरा इसमें क्या एरर है। हाँ जी, टू राइट अ पोएम, एक पोएम लिखने के लिए, टू राइट अ पोएम, एक पोएम लिखने के लिए, अब ये बेसिकली क्या है, वाई का रिप्लाई एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। टू राइट अ पोएम, पोएम लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो पेन चाहिए, एक डायरी चाहिए और एक शांत सी जगह चाहिए। अब यहाँ पे क्वाइट प्लेस को कोई डिटरमिन करने वाली कोई चीज है और सारी की सारी चीजें जनरलाइज चल रही है। कोई स्पेसिफिक पेन, कोई स्पेसिफिक डायरी, मुझे तो वही पेन चाहिए नॉवल लिखने के लिए, मुझे तो वही पेन चाहिए, वही डायरी चाहिए, वही जगह चाहिए, ऐसा कुछ होता तो भी अपने समझ में आता। जब सारी चीजें जनरलाइज चल रही हैं तो ऑब्वियसली ये भी प्लेस जनरलाइज होगा और एक शांत सी जगह चाहिए, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज करोगे आप। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ भाई क्या एरर है। हाँ जी, घर पे पढ़ने की बजाय मैं अपने दोस्त के घर चला गया, घर पे पढ़ने की बजाय मैं अपने दोस्त के घर चला गया, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता की बजाय। घर पे पढ़ाई करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम, घर पे पढ़ाई करने की बजाय मैं अपने दोस्त के घर चला गया। अब यहाँ पे होम से पहले क्या प्रीपोजिशन आती है, इन होम की एट होम। यू स्टडी एट अ प्लेस, यू स्टडी एट अ प्लेस, यू स्टडी एट होम, ना कि इन होम। इसमें बताइए जरा, यहाँ पे आप एट माई होम भी लिख दोगे ना तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेंशन ना कर रखा हो होम से पहले, मान लो जब मेंशन ना कर रखा हो आपने, मान लो एट होम लिख दो, ही इज एट होम, ही इज एट होम, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो उसमें समझ जाया करो कि भैया वो उसका खुद का ही घर होगा। होम वहां पे नाउन होता है, मेंशन नहीं करता, यहाँ पे बेसिकली माई आप अंडरस्टूड हो जाता है। अगर आप लिखते हो ही इज एट होम, ही इज स्टडिंग एट होम, ही इज रेस्टिंग एट होम, तो वहां पे यू कैन से कि माई अंडरस्टूड हो जाता है। माई लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन वो लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें बताओ जरा, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी अ फनी जोक विच आई हैव नेवर हर्ड, पिछली रात को, पिछली शाम को मेरे दोस्त ने मुझे एक फनी जोक सुनाया जो आज तक मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अब ये लास्ट इवनिंग अगर आपका पास्ट का टाइम है, लास्ट इवनिंग लिख रहे हो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगर आपका टाइम पास्ट का है तो भैया टेंस भी तो पास्ट का लगेगा ना, तो फिर यहां पे क्या लिखोगे, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी अ जोक, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी अ जोक। हाँ जी, आई कुछ कहानी समझ में। इसमें बताइए जरा, देखो एक चीज समझो, अब इसके अंदर काफी बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे हैव भी होना, हैड भी होना चाहिए, है ना। मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज को भी पास्ट में लिखना चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझने की बात यह है कि ये वाला ना बेसिकली एक फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाह रहा हूं। पिछली शाम को मेरे दोस्त ने मुझे एक फनी जोक सुनाया, ठीक, जो आज तक मैंने कभी नहीं सुना था, जो आज तक मैंने कभी नहीं सुना था। ये काइंड ऑफ एक फैक्ट की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और फैक्ट प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था। पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पे आता तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट का भी यूज कर लेते हैं ना, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में करने की जरूरत नहीं। देखो समझना, पास्ट परफेक्ट टेंस अपन कब लगाते हैं, जब दो पास्ट के एक्शन की तुलना करनी हो कि ये पहले हुआ ये बाद में हुआ, ऐसा अपने को यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन करना ही नहीं है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना ऐसा कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी छोड़ दोगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा, बहुत टुच्चा सा एरर है, बहुत आसान है। हर चीज महंगी हो चुकी है इन दिनों,
इन दिनों हर चीज महंगी हो चुकी है। तो यहाँ पे हैज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो बिकम, बिकेम, बिकम। थर्ड फॉर्म क्या होती है जी? बिकम होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है जी? बिकम होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। टू अमेरिकन सिटीज विटनेस शूटिंग। दो अमेरिका के दो जो शहर हैं उन्होंने विटनेस करा शूटिंग को, यानी वहां पे शूटिंग हुई है। जैसे अगर मैं कहूं इंडिया विटनेस्ड ब्लास्ट, तो कहने का मतलब इंडिया में ब्लास्ट हुआ है। तो बेसिकली ये जो दो अमेरिकन सिटीज हैं ये साक्षी बनी शूटिंग की, इन्होंने विटनेस किया शूटिंग को, यानी वहां पे शूटिंग हुई है। अब यहाँ पे उस शूटिंग ने मास फैटलिटीज करी, यानी बहुत लोगों की मौत हुई उस वीकेंड में। उन शूटिंग की वजह से रिजल्ट हुआ, उन शूटिंग का रिजल्ट क्या आया कि मास फैटलिटीज हुई, यानी बहुत लोगों की मौत हुई। अब ये दैट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? शूटिंग को। ठीक है, उन्होंने दो अमेरिकन सिटीज ने विटनेस करी शूटिंग जिसने जिसने रिजल्ट किया मास फैटलिटीज में, यानी इस शूटिंग का रिजल्ट क्या आया कि बहुत सारे लोग मर गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना, V1 प्लस आईएनजी कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है? V1 प्लस आईएनजी कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है क्या? तो ये जो लिखा हुआ है ये तो गलत है ही। अब हमें चूज करना है कि वर्ब हम कौन सी फॉर्म में लिखें। अब हमें चूज करना है कि वर्ब हम कौन सी फॉर्म में लिखें। अब मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस देखो पास्ट में चल रहा है। दो अमेरिकन सिटी ने विटनेस किया था शूटिंग को, यानी ये पास्ट की घटना है। ओवर द वीकेंड, पास्ट की घटना लिखी हुई यहाँ पे। विटनेस्ड शूटिंग, दो अमेरिकन सिटीज में शूटिंग हुई थी जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई थी। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाना सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि शूटिंग पहले होगी, है ना, लोग मरेंगे बाद में। तो यहाँ पे हैड रिजल्टेड भी नहीं आ सकता। अगर मेरा पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो फिर इसको भी मैं पास्ट में लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्टेड। अगर कोई चीज फेटल होती है तो उससे जान चली जाने की संभावना होती है। फेटलिटीज का मतलब होता है मौतें। फेटलिटीज का मतलब होता है मौतें। मास फेटलिटीज का मतलब मास लेवल पे मौत हो जाना, लोगों की डेथ हो जाना। इसमें बताओ जरा। सर जीएस के लिए बता सकते हो? जीएस कैसे पढ़ें, कितना टाइम दें, सब भाई इस चैनल पे ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। थोड़ा सा वीडियोस को देखोगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो। जीएस कैसे पढ़ें, जीएस को कितना टाइम दें, सब बता रखा है इस पे। देखो एक बार उस वीडियो को। हाँ जी, इसमें क्या आ जाएगा? सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर अ मूवी। हम में से कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी है मूवी के लिए जाने की। हम में से कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी है मूवी के लिए जाने की। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, आर प्लान्ड ये तो पैसिव हो गया, और जबकि हम तो डूअर है। हम में से कुछ लोगों ने प्लानिंग कर रखी है मूवी के लिए जाने की, तो भैया इसका मतलब ये एक्टिव चाहिए था। एक्टिव चाहिए था, तो यहाँ पे आर प्लान्ड नहीं आर प्लानिंग लिखना पड़ेगा आपको। अरे कुछ बात आ रही है समझ में? यहाँ पे पैसिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप टेंस कोई भी लगा सकते हो। देखो हैव प्लान्ड लिख दोगे तो इसका मतलब प्लान कर चुके हैं, आर प्लानिंग मतलब प्लान कर रहे हैं। दोनों तरीके से टेंस सही हो सकता है, आपकी मर्जी है। अगर आप V3 को बेस मान के आगे हेल्पिंग वर्ब चेंज करना चाह रहे हो तो वो कर लो, और हेल्पिंग वर्ब को बेस मान के आगे प्लानिंग करना चाह रहे हो तो वो कर लो, लेकिन पैसिव नहीं लगेगा। सम ऑफ अस हैव प्लान्ड लिख दोगे तो भी ठीक है, और सम ऑफ अस आर प्लानिंग लिख दोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा।
नहीं बच्चे, टाइम चेंज नहीं होगा अनोनिमस भाई, टाइम चेंज नहीं होगा, जो टाइम बता दिया उसमें वही टाइम है। Ananya's class teacher and her friends congratulates her warmly when she won inter-school debate and brought the trophy to the school। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसके अंदर। अनन्या की क्लास टीचर ने और उनकी दोस्तों ने, अनन्या की क्लास टीचर और उसकी दोस्तों ने उसको कंग्रेचुलेट किया जब उसने जीता इंटर स्कूल कंपटीशन और वो स्कूल लेके आई ट्रॉफी। अब इसका मतलब ये घटना पास्ट की है। जब वो इंटर स्कूल जीतने का काम पास्ट का है और ये स्कूल ट्रॉफी लेके आने का काम पास्ट का है, तो इसका मतलब उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी पास्ट में किया होगा। तो यहां पे कॉन्ग्रेचुलेट्स नहीं, यहां पे कॉन्ग्रेचुलेटेड आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या आएगा। मिलन, पवन, राकेश, दिव्या, सोविक, वीटन, राकेश, अविनाश, द्वारिका, आशीष। बहुत बढ़िया भाई। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि रेड मीट जो खाना होता है, रेड मीट जो खाते हैं वो लीडिंग कॉज होता है हार्ट डिजीज का। रेड मीट को खाना लीडिंग कॉज होता है हार्ट डिजीज का। अब यहाँ पे वन ऑफ, ये ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाती है, सिलेक्शन को दिखाती है, जिनमें से सिलेक्ट करोगे वो प्लूरल होंगे, तो यहाँ पे कॉज नहीं, यहाँ पे कॉजेज लिखना पड़ेगा आपको। लीडिंग कॉजेज में से एक है रेड मीट खाना, लीडिंग कॉजेज में से एक है, हार्ट डिजीज के लीडिंग कॉजेज में से एक है। तो भैया सिलेक्शन करोगे तो प्लूरल लिखोगे ना, तो कॉजेज लिखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताओ जरा। इसमें ये बच्चे टाइपिंग एरर है। हार्ट डिजीजेज जो है ना, हार्ट डिजीजेज भी होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एक ही डिजीज है तो फिर ऑफ अ हार्ट डिजीज, ऑफ द हार्ट डिजीज, ऐसा कुछ करना पड़ जाएगा। यहाँ पे डिजीजेज ही लिखना था, एक्चुअली टाइपिंग एरर है भाई। इसको अपलोड करूंगा जब मैं, उसमें ठीक कर दूंगा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। पवन बच्चे, वो डिसीजन आपका है, दोनों जगह आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन सी चीज अफोर्डेबल लगती है, कैसे क्या आपको, वो आपका डिसीजन है बच्चे, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। मैं दोनों जगह सेम ही पढ़ाऊंगा आपको, दोनों जगह आपकी फीस वसूल हो जाएगी। इज शी गोइंग टू विजिटिंग हर पेरेंट्स इन द इवनिंग। अब यहाँ पे क्या वो अपने पेरेंट्स को विजिट करने जा रही है इवनिंग में। अगर एक्शन फ्यूचर में होना होता है, अगर एक्शन आगे होना होता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव लगाते हैं कि जेरंड लगाते हैं। अगर एक्शन आगे होना होता है तो उसके लिए इन्फिनेटिव लगाते हैं कि जेरंड लगाते हैं, इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पे टू के बाद क्या आएगा, विजिटिंग थोड़ी आएगा, यहाँ पे विजिट आएगा ताकि ये इन्फिनेटिव बन सके। इज शी गोइंग टू विजिट, इज शी गोइंग टू सॉल्व द पजल, इज शी गोइंग टू हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद करेगी। कोई काम आगे होना होता है तो उसके लिए अपन इन्फिनेटिव लगाते हैं। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इट इज अ रियली बैड मूवी, इट इज अ रियली इट इज अ रियली बैड मूवी, ये बहुत बेकार मूवी है। और मैं कहना चाहूंगा ये वर्स्ट मूवी है जो आज तक मैंने देखी।
अब यहाँ पे आई हैव एवर सीन से पता चल रहा है कि जितनी मूवी इसने जिंदगी में देखी उन सबसे कंपैरिजन करना चाहता है। जितनी मूवी आज तक इसने जिंदगी में देखी है उन सब से कंपैरिजन करना चाहता है। ये सही में बहुत बेकार मूवी है और मैं कहना चाहूंगा कि ये सबसे घटिया मूवी है जो आज तक मैंने जिंदगी में देखी। तो जितनी आज तक इसने जिंदगी में देखी है उन सबसे कंपैरिजन करना चाह रहा तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। यहाँ पे वर्स्ट नहीं वर्स्ट लिखना पड़ेगा। इट इज द वर्स्ट मूवी। इट इज द वर्स्ट मूवी। नेक्स्ट बात बच्चे आप समझ नहीं रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे रिपीट हो रहा है। अभी 1 मिनट पहले ही बताया मैंने आपको कि इसको पास्ट में करने की जबरदस्ती मत करो। यहाँ पे कोई पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन नहीं करना कि अपन इसको पास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे कोई दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन नहीं है। मेन क्लॉज सब क्लॉज वाला फंडा ही नहीं। यहाँ पे तो कॉमा है, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, दोनों का आपस में मेन क्लॉज सब क्लॉज का फंडा ही नहीं है। जबरदस्ती उसको पास्ट कर रहे हो तुम। ये बहुत ही घटिया मूवी थी, बहुत ही घटिया मूवी थी और मैं कहूंगा सबसे खराब मूवी थी जितनी आज तक मैंने जिंदगी में देखी। अभी तो गया ये कॉन्सेप्ट 1 मिनट पहले। इसमें बताओ जरा। जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे मिस्टेक आएगा, क्यों एक ही गलती करे जरूरी है? ज्यादा गलतियां नहीं कर सकता? क्यों एक ही गलती करे जरूरी है क्या? ज्यादा गलतियां नहीं कर सकता क्या? मैं शर्मिंदा हूं उन सब गलतियों के लिए जो मैंने करी थी लास्ट नाइट। अब यहाँ पे लास्ट नाइट पास्ट का टाइम दे दिया इसने। पास्ट का टाइम दे दिया तो यहाँ पे पास्ट में पास्ट का ही टेंस लगेगा। आई मेड कर लो, आई हैड मेड कर लो, ये सारे सही हैं। आई मेड लिखा होता तो भी सही है, आई हैड मेड लिखा होता तो, लेकिन पास्ट का दूसरा एक्शन नहीं है तो आई हैड मेड नहीं कर पाओगे, आई मेड ही करना पड़ेगा। मिस्टेक्स दैट आई मेड लास्ट नाइट, यहाँ पे मेड ही आएगा। अब मैक्सिमम बच्चे जो आंसर इसके अंदर कर रहे हैं ना तो यहाँ पे कोई मिस्टेक्स की गलती है ना यहाँ पे मेड में कोई गलती है। मैक्सिमम बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रियल सॉरी को काट के रियली सॉरी लिख रहे हैं। और ये सेंटेंस है जी नो एरर। सुनने बोलने में आपको बड़ा अजीब लगेगा। आप डिक्शनरी में रियल को टाइप करेंगे, रियल को आप डिक्शनरी में रियल को टाइप करोगे तो आपको ये एडजेक्टिव भी दिखेगा और एडवर्ब भी दिखेगा। ये जो रियल शब्द है ये एडवर्ब की तरह से भी काम कर सकता है। बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। आई एम रियल सॉरी लिख दीजिए चाहे आई एम रियली सॉरी लिख दीजिए, बोथ आर करेक्ट। आपको ये दोनों सेंटेंसेस मिल जाएंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। आई एम रियल सॉरी भी ठीक है और आई एम रियली सॉरी भी ठीक है। दोनों सेंटेंसेस आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में टाइप करिएगा, आपको दोनों के दोनों सेंटेंसेस मिलेंगे। दोनों सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। ये रियली आप एडवर्ब के रूप में रियली का यूज भी कर सकते हो, रियल का यूज भी कर सकते हो, चलेगा ये भी। बोथ आर करेक्ट। डिक्शनरी का यूज करना आपको मिलेगा। आई एम रियल सॉरी और आई एम रियली सॉरी दोनों एग्जांपल में मिलेंगे आपको। रियली टाइप करोगे तो रियली वाला सेम एग्जांपल मिलेगा और आई एम रियल मतलब रियल टाइप करोगे उसका एडवर्ब वाला काम देखना, एडजेक्टिव वाले में ढूंढना, एडवर्ब वाला काम देखना, ये भी सही मिलेगा। सुनने बोलने में लाख अजीब इसीलिए डाला मैंने इसमें। अगर ये पेपर में आएगा तो 99% बच्चा इसको ए पार्ट में एरर टिका के आएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसीलिए डाला ये स्लाइड में मैंने। इसमें बताओ जरा। पवन बच्चे बार बार कमेंट करने का ये कोई होम ट्यूशन नहीं चल रही कि तू एक एक बात पूछेगा और मैं तेरे को एक एक बात का रिप्लाई करूंगा। भैया तो जहां पढ़ना हो पढ़ ली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अच्छा उस पे तो ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आती है, वहां पे कुछ हो रहा है। वही सेम एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, वही सेम एसएससी के लिए वहां पढ़ा रहा हूं। अपना दिमाग लगा ले, जहां देखना हो देख ले, तंग मत कर भाई। ऐसे बार बार पढ़ाने आए हो पढ़ा लेने दे। और आगे के लिए भी रिक्वेस्ट है बच्चे, जिसको एक कोर्स वोर्स के बारे में पूछना हो ना, सर उस कोर्स में क्या पढ़ाओगे, सर ये हो सकता है क्या, सर उसका टाइम चेंज हो सकता है क्या, ऐसी अगर इधर उधर की बात करनी हो तो भैया फिर मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर लिया करो। यहाँ चलती क्लास में बार बार 20 बार कमेंट मत करे करो, ठीक है।
रिप्लाई कर दूंगा, 100% आपको जवाब दे दूंगा, मेरे को फेसबुक को मैसेज कर लिया करो, लेकिन चलती क्लास डिस्टर्ब मत किया करो। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। अब यहां पे आपको पहली बात तो स्पेशल फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाने वाला ये जो फ्रंगीपानी ट्री है, ये बड़ा छोटा सा ट्री है, लो ब्रांचिंग ट्री है, जो कि यूज किया जाता है खास करके मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। अब यहां पे आपने एक एरर पढ़ा होगा, स्पेशली वर्सेस स्पेशली। स्पेशली वर्सेस स्पेशली का आपने एडवर्ब चैप्टर के अंदर एरर पढ़ा होगा। स्पेशली का मतलब होता है जब कोई काम किसी खास तरीके से किया जाए। अगर मैं कहूं उन्होंने मुझे एक स्पेशली डिजाइंड वॉच दी, किसी खास तरीके से डिजाइन करी गई वॉच दी। अच्छा, मैंने किसी खास तरीके से बेक किया गया पिज्जा खाया, स्पेशली बेक्ड पिज्जा। और स्पेशली का मतलब होता है खास किसी पर्पस के लिए, खास तौर से किसी चीज के लिए। अच्छा, खास तौर से मेरे लिए। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे बेसिकली स्पेशल तो आएगा ही नहीं, आएगा स्पेशली, और उसकी पोजीशन भी बच्चे यहां होगी, यूज्ड से पहले नहीं, उसकी पोजीशन होगी यूज्ड से बाद में, स्पेशली फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ये एक लो ब्रांचिंग ट्री है जो कि इस्तेमाल किया जाता है खास करके बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, स्पेशली फॉर सेवरल मेडिसिनल पर्पसेस। ये स्पेशली तो आएगा, साथ के साथ इसकी पोजीशन भी चेंज होगी, ये जाएगा उसके बाद, क्योंकि यहां पे किसी खास तरीके से यूज नहीं किया जाता, वो यूज किया जाता है खास तौर से इस पर्पस के लिए। तो ये वाला जो खास तौर से वाला जो मीनिंग होता है वो होता है स्पेशली का। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताओ जरा। वो तुम्हारी विश है बच्चे, देवांश चौधरी, वो तुम्हारी विश है। बस अगर अनअकैडमी पे दोबारा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसको रिन्यू मत कराना, किसी नए नंबर से AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले लेना भाई। अनअकैडमी पे जब बच्चा पहली बार सब्सक्रिप्शन लेता है तो वो टीचर का सब्सक्रिप्शन काउंट होता है, लेकिन जब बच्चा दूसरी बार उसी अकाउंट से रिन्यू कराए या दूसरी बार सब्सक्रिप्शन ले, तो फिर चाहे आप AVS10 कोड भी लगाओगे तो भी वो मेरा सब्सक्रिप्शन काउंट नहीं होगा। इससे बड़ा लॉस होता है, पता है क्या है? बच्चा जो है ना, बच्चा पहली बार लेके देखता है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, वो तो टीचर का नाम चढ़ जाता है, लेकिन जब बाद में वो तसल्ली कर लेता है, पूरे कंटेंट से सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो 2 साल का जब सब्सक्रिप्शन लेने की बारी आती है तब वो कोड लगाता है, उसको काउंट नहीं करता अनअकैडमी। तो भैया जिसको भी सब्सक्रिप्शन दोबारा रिन्यू कराना हो, जिसको भरोसा हो गया हो, भैया नए नंबर से ले लेना, ठीक है। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए। It is to be said that in 2019 the Indian stock market will fall drastically and we can expect the fall very soon. It is to be said, ऐसा कहा जाना है। It is to be done, ऐसा किया जाना है। It is to be delivered, इसे डिलीवर किया जाना है। ऐसा कहा जाना है कि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा गया है। यहां पे इन फ्यूचर कोई बात बोली जाएगी कि ऐसा ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ड्रास्टिकली गिरेगा 2019 में, और हम वो फॉल जल्दी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
हाँ जी, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लगता है, ऐसा कहा जाना है कि 2019 में मार्केट गिरेगा, कि ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि मार्केट गिरेगा 2019 में? हाँ जी, तो यहां पे इट इज टू बी सेड नहीं, इट इज सेड, ऐसा ऐसा कहा गया है, इट इज सेड, ऐसा कहा गया है कि 2019 में इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा, ऐसा कहा गया है कि 2019 में इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगा और हम वो फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ी जल्दी ही। अरे आई कुछ बात समझ में क्या कहना चाहता हूं? इट इज टू बी सेड का तो मतलब हो जाएगा ऐसा कहा जाना है, इट इज टू बी डन ये किया जाना है, इट इज टू बी सेंट इसे भेजा जाना है, आगे भेजा जाना है, वो इट इज टू बी से तो इन्फिनेटिव से तो वो वाला काम होता, भैया किया जाना नहीं, ऐसा कहा गया है कि इंडियन मार्केट गिरेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, उनका घर उतना बड़ा नहीं है लेकिन गार्डन बड़ा है। देयर हाउस इजंट मच बिग बट देयर गार्डन इज के बाद यहाँ पे बिग अंडरस्टूड है, बिग लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है क्योंकि पहले वो एडजेक्टिव यूज हो चुका है। अब आपने पढ़ रखा होगा मच और वेरी का डिफरेंस, एडवर्ब चैप्टर में आपने मच वर्सेस वेरी पढ़ा होगा। अब ये जो मच होता है ये आता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए और वेरी आता है पॉजिटिव डिग्री के लिए, और ये मच बिग जो लगा हुआ है ये पॉजिटिव डिग्री में लगा हुआ, तो यहाँ पे मच बिग नहीं, यहाँ पे आएगा वेरी। अगर बिगर वर्ड होता दिस इज मच बिगर देन, वहां पे मच आता। नेक्स्ट पर जाइए, इनका घर का और गार्डन का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। आप देखो यहाँ पे कोई दैन वैन नहीं लगा हुआ है, कहीं इनका ही आपस में कंपैरिजन कर दो और बिगर लगा दो। यहाँ पे आप ये कहना चाहते हो कि इनका घर उतना बड़ा नहीं है लेकिन गार्डन है, गार्डन बड़ा है। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। आई हैव नेवर सीन अ कावर्ड मैन लाइक सोहन, मैंने कभी भी इतना कावर्ड आदमी नहीं देखा सोहन के, मैंने कभी भी सोहन के जैसा कावर्ड आदमी नहीं देखा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हम जब कावर्ड वर्ड को देखते हैं तो हमें लगता है ये होगा एक एडजेक्टिव, है ना, लेकिन भैया ये एडजेक्टिव नहीं होता, कावर्ड शब्द एक नाउन होता है। अगर आपको किसी की विशेषता बताने के लिए, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए एक एडजेक्टिव लिखना था ना, तो वहां पे कावर्ड नहीं, आपको कावर्डली वर्ड लिखना चाहिए था। सुनने बोलने में आपको लाख अजीब लगेगा लेकिन यही सही है। आई हैव नेवर सीन अ कावर्डली मैन, मैंने इतना कायर आदमी सोहन के जैसा कभी नहीं देखा। यहाँ पे कावर्डली मैन आएगा, सुनने बोलने में आपको बहुत अजीब लगेगा लेकिन यही सही है। इसमें बताइए जरा। ध्रुव, विनायक, आशीष, जिकेश, फूल कुमारी, मिलन, विधन, द्वारिका, ध्रुव, ब्रिजेश, एमजे, बहुत बढ़िया भाई। ये जो मैंगो जो होते हैं ना, मैंगो जो होते हैं वो ज्यादा मीठे होते हैं, मैंगो ज्यादा मीठे होते हैं वर्ल्ड के किसी भी और फ्रूट से। अब मैंगो की तुलना करनी है बाकी सब फ्रूट से, मैंगो की तुलना करनी है बाकी सब फ्रूट से, हाँ के ना, मैंगो की तुलना करनी है बाकी सब फ्रूट से। मैंगो खुद भी तो एक फ्रूट है, तो एक्सक्लूड करने के लिए अदर लगाना पड़ेगा, लगा हुआ है तो वो वाला एरर तो है नहीं, तो वो वाला एरर तो यहाँ पे है नहीं। अच्छा दैन लगा रखा है तो कंपैरेटिव डिग्री तो आएगी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं स्वीट स्वीट, मच स्वीट कर दो, मच स्वीट कर दो। अरे बावलो, जब दैन लगा हुआ तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी क्या? और अगर कंपैरेटिव डिग्री नहीं है तो फिर ये कैसे वर्ल्ड के बाकी सब फ्रूट से कैसे तुलना करोगे? तो भैया यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो लगेगी ही लगेगी, दिक्कत बस ये है कि ये मोर स्वीटली क्यों लिख रहे हो। टेस्ट एक लिंकिंग वर्ब होती है, ये मैंगोज है सब्जेक्ट, ये है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कोई एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है, स्वीटली नहीं आ सकता यहाँ पे।
और स्वीट आएगा, और स्वीट की भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो यहां पे मोर स्वीटली नहीं, यहां पे स्वीटर लिखो सीधा। और अगर इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो मच स्वीटर लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाएं, ऐसा कोई हिंट नहीं है कि इंटेंसिटी बढ़ाएं। मच ऑप्शनल है, लिखना चाहोगे तो लिख दोगे, नहीं तो कोई और जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन ये स्वीटर लिखना मैंडेटरी है, स्वीटर के बिना ये सेंटेंस सही नहीं होगा। मच एक एडवर्ब है जो कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी उठाती है। अब पहले सिर्फ कंपैरेटिव ही था, मोर स्वीटली एडवर्ब है कंपैरेटिव डिग्री का, मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव करना था कंपैरेटिव डिग्री का, स्वीटर लिखने से काम उतना हो गया। मच लिख दोगे तो थोड़ी और इंटेंसिटी आ जाएगी, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। पहले भी कोई इंटेंसिटी बढ़ाने वाला वर्ड नहीं लिख रखा था। मोर स्वीटली क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की एक एडवर्ब है। मैंने कंपैरेटिव डिग्री की एक एडवर्ब बताई और कंपैरेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव लगा दिया। फिर भी आप करना चाहो तो मच लिख सकते हो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शनल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें बताओ। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। वो हर उस इंसान से और हर उस चीज से नफरत करती है जो उसे उसकी गलतियों की याद दिलाता है। अब यहां पे एंटीसेडेंट के रूप में एवरीबडी और एवरीथिंग दोनों लिखे हुए हैं। यहां पे एंटीसेडेंट के रूप में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके एंटीसेडेंट के रूप में ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, कोई इंसान को रेफर करने वाला भी और कोई चीज को रेफर करने वाला भी। अब ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंसान को भी रेफर कर दे और चीज को भी रेफर कर दे? ऐसा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंसान को भी रेफर कर दे और चीज को भी रेफर कर दे? वो है भैया दैट। बिना मतलब के तुक्के भेड़ रही है, बी दुनिया, बी हु। अबे नकलियो, एवरीथिंग चीज के लिए हु आता है? खत्म हो, इतनी बात भी नहीं पता तुम्हें? हु किसके लिए आता है? हु इंसानों के लिए आता है। एवरीथिंग को इंसान है क्या हु लगा रहे उसके लिए? खत्मेश्वरो, नकलेश्वरो, इतना भी नहीं पढ़ रखा तुमने? तो भैया यहां पे आएगा जी दैट। अगर आपको कभी ऐसा लगे, जैसे आपको मैंने एक सेंटेंस कराया होगा, अ मैन एंड अ डॉग, अ मैन एंड अ डॉग। अब इन दोनों की विशेषता बताने के लिए मान लो मुझे कोई क्लॉज लिखना है, अ मैन एंड अ डॉग वॉकिंग ऑन द रोड वर हिट बाय अ ट्रक। इन दोनों को मुझे इन दोनों को रेफर करने के लिए आगे कोई क्लॉज लिखना है। तो यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा? अगर यहाँ पे मैन के हिसाब से हु लगा दूं तो कुत्ता नाराज हो जाएगा, कुत्ते के हिसाब से विच लगा दूं तो मैन नाराज हो जाएगा। यहां लगेगा दैट, यहां लगेगा दैट अ मैन एंड द डॉग दैट वर वॉकिंग ऑन द रोड। ऐसे करके सेंटेंस कराया था आपको, अगर याद हो तो। नेक्स्ट आ जाओ। इसमें बताइए जरा। पूजा राकेश योगी जी कह रहे हैं आप रमन भाई के लिए लड़की देख रहे हैं। हाँ बच्चे, छोटे भाई की शादी के लिए सूटेबल मैच हम देख रहे हैं। मैंने एक पोस्ट भी डाला था टेलीग्राम पे और फेसबुक पे भी डाला था। आपके कोई नोन में हो तो उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मेरे पापा का व्हाट्सएप नंबर है, वो उस पर आप भेज सकते हैं। कृपया फालतू मैसेज ना करें, पापा का नंबर है, इतनी इज्जत रखें। और अगर आपके कॉन्टेंट में नहीं है तो एटलीस्ट क्या करो, उस पोस्ट को शेयर कर दो। एटलीस्ट क्या करो, सारे बच्चे उस पोस्ट को शेयर कर दो। आज मेरी वीडियो का लिंक चाहे शेयर करना चाहे मत करना, आज सारे बच्चे जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सारे उसको शेयर कर देना, ठीक है? तो जितना ज्यादा वो शेयर होगा, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट कहीं में से तो निकल ही आएगा। ठीक है जी, उसमें सब दिया हुआ है, उस पोस्ट के ऊपर लिंक है, लिंक में भाई का बायोडाटा, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल सब है। हाँ, मेरा सगा छोटा भाई है भाई, वो सगा छोटा भाई है मेरा, 2 भाई हैं हम। मैं बड़ा हूं अमन, वो छोटा है रमन। मेरी शादी को 2 साल हो गए। अब उसकी शादी के लिए घर वाले धक्का कर रहे हैं। 2 साल छोटा था वो मुझसे, अब उसके खतरे की तलवार लटक रही है। द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोशियस देन यू हैव। वो जो डॉग मैंने खरीदा है वो ज्यादा खूंखार लगता है उस वाले से जो तेरे पास है। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना कि डॉग का कंपैरिजन तो डॉग से होगा ना यार। यू हैव व्हाट, क्या? इस कुत्ता तुमने लिखा कि वो कुत्ता जो मैंने खरीदा है, वो कुत्ता जो मैंने खरीदा है,
वो कुत्ता जो मैंने खरीदा है वो ज्यादा खूंखार लगता है उस किससे, देन यू हैव व्हाट, किससे, पहले बता दो सही किससे, यानी वो कुत्ता ज्यादा खूंखार लगता है जो वो कुत्ता जो मैंने खरीदा ज्यादा खूंखार लगता है उससे जो तूने खरीदा है या उससे जो तेरे पास है, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, हाँ क्या ना। तो यहाँ पे डॉग की डॉग से कंपैरिजन करनी है तो यहाँ पे लिखोगे देन द वन यू हैव, यहाँ पे वन का मतलब निकलेगा डॉग, यहाँ पे वन का मतलब निकलेगा डॉग। कुछ आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ योर्स से भी लगा सकते हो, योर्स मतलब योर्स का मतलब हो जाएगा तुम्हारे कुत्ते से, देन योर्स का मतलब हो जाएगा तुम्हारे कुत्ते से, ग्रामेटिकली वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन यू हैव दिया हुआ था तो उस स्ट्रक्चर को रख के कैसे ठीक कर सकते हैं, वैसा वाला ऑप्शन देख लिया करो। योर्स का मतलब तो तुम्हारा कुत्ता हो गया और देन द वन यू हैव का मतलब हो गया वो कुत्ता जो तुम्हारे पास है। ठीक है, दोनों तरीके से आप ठीक कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर पहले से यू हैव वाला दिया हुआ तो उसी को ठीक करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा, इजी एरर है, he prostrated before his master who returned from London, who had returned from London after a year। उसने अपने मास्टर के आगे प्रोस्टेट करा, उसने अपने मास्टर के आगे प्रोस्टेट करा यानी अपने आप को झुकाया, जो कि लंदन से आया था। अब आपने पढ़ रखा होगा एडजस्ट, अप्लाई, अवेल, ये सारी ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, तो ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ, ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ आएगा यहाँ। नेक्स्ट पे आ जाइए। चलो जी, अब जल्दी से ये 5 वोकैब के सवाल हैं, फटाक से बता दो। सिनोनिम बताओ इंक्लीमेंट का, सिनोनिम बताओ इंक्लीमेंट का, इंक्लीमेंट का सिनोनिम, इंक्लीमेंट का सिनोनिम बताओ। इंक्लीमेंट का सिनोनिम बताइए। इंक्लीमेंट लगता है बच्चे वेदर वगैरह के लिए, अगर इंक्लीमेंट वेदर होता है तो बहुत ज्यादा ठंडा वेदर होता है, चिली वेदर होता है, स्टॉर्मी वेदर होता है, यानी अनप्लीजेंट वेदर होता है। इंक्लीमेंट का मतलब होता है अनप्लीजेंट, जनरली वेदर वगैरह के लिए लगता है, तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा स्टॉर्मी। नेक्स्ट बात देखिए, ह्यूमेन का उल्टा बताइएगा, ह्यूमेन का एंटोनिम, ह्यूमेन का एंटोनिम, ह्यूमेन का उल्टा। ह्यूमेन वर्ड का मतलब होता है बेसिकली काइंड, ऐसा पर्सन जो दयालु हो, दूसरों के प्रति दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखता हो, उसका उल्टा हो जाएगा जी क्रूअल। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इस ईडियम का मतलब बताइए। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इस ईडियम का मतलब बताओ। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग तो होता है बेसिकली किसी गलत आदमी पर इल्जाम लगाना। काम किसी ने किया और आप किसी दूसरे पर ही शक कर रहे हो, किसी दूसरे पर ही शक कर रहे हो, ज्यादातर तो ये इस मीनिंग में यूज होता है। अब इन चारों में से बेस्ट कौन सा चूज होगा, कुत्ते जैसी आवाजें निकालना, अच्छा खुद को ढक लेना, अच्छा टू साउंड और अपीयर फेरोशियस, खूंखार लगना, टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट यू रिजल्ट यू वांट, कुछ ऐसा करना जिससे वो रिजल्ट नहीं आएगा जो तुम चाहते हो। मान लो कि आपकी फाइल चोरी हो गई, आप जाके किसी और को धमकाने लग गए, तो कुछ ऐसा काम करना। दोनों देखो मीनिंग बेसिकली इसका, इस ईडियम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी गलत आदमी पर संदेह करना, कोई चीज होगी उसके लिए किसी गलत आदमी पर संदेह कर बैठना, गलत दिशा में प्रयास करना। इसमें बताइए जरा, ऐसी बिल्डिंग जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, अनाज को स्टोर किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको। ऐसी बिल्डिंग जहां पे ग्रेन्स को यानी अनाज को स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं। हाँ जी, उसको बोलते हैं जी ग्रैनरी, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। आज के आखिरी सवाल पे आ जाइए, इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, इनमें से कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है। फैसिनेटिंग की स्पेलिंग गलत है, सी आई से बनेगा। फैसिनेटिंग की स्पेलिंग गलत है,
बाकी सबकी सही है। चलो जी, अब आप अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ 25 में से कितने आए भाई। जो भी लोग मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं बच्चे, 2 महीने में एक बैच आता है मेरा। रोज रोज अब नया कंटेंट आ गया, फलाना डिस्काउंट, अब फलाना धमाका, ये ऑफर वो ऑफर करके रोज रोज नहीं चिल्लाता मैं अपने बैच के बारे में। 2 महीने में सिंगल एक बैच आता है। अगर पढ़ना हो तो पहले दिन की पहली क्लास से आना। बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे बैच से बिल्कुल बेसिक से बैच स्टार्ट होता है। जब बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो कॉन्सेप्ट मेरे बैच में समझ में नहीं आते। रूल रट्टे से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ। अगर आना हो तो पहले दिन की पहली क्लास से आना। 22 जुलाई को नया बैच चालू होगा अनअकैडमी पे। शाम का टाइम है, शाम को 6:15 बजे से 7:45, ये उस बैच का टाइमिंग है। जो भी इंटरेस्टेड हो AVS 10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं इस बैच का लिंक नीचे कमेंट में पिन भी कर दूंगा। कोड आपको ये यूज करना है भाई। और ये फ्री क्लासेस का जो टाइमिंग है वो होता है मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मंडे टू वेडनेसडे अनअकैडमी पे। इनके लिंक मैं रोज शेयर करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक ग्रुप पे। वो कहां पे है, उसके लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और वो वाला काम भाई जरूर कर देना, वो जो मैंने भाई की शादी के लिए जो सूटेबल मैच के लिए जो पोस्ट डाला था, आपके कोई कांटेक्ट में तो आप बता देंगे, नहीं तो एटलीस्ट उसको शेयर कर देंगे। आपके कांटेक्ट में कोई नहीं है, क्योंकि 99% बच्चों के कांटेक्ट में कोई नहीं होगा, तो आप एटलीस्ट उसको शेयर कर देंगे। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट भाई। अभी इसकी PDF मैं अपलोड कर देता हूं उस पर टेलीग्राम पे।